कभी सोचा है कि जब जोर से ब्रेक लगाते हैं तो कार फौरन क्यों नहीं रुकती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी किया ही है। और इसका जवाब इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों में। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। नहीं, ये सिर्फ ब्रेक्स की काबिलियत का सवाल नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है, जो ये तय करता है कि कोई भी चलती हुई चीज असल में कैसे और कब रुकेगी। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, गति यानी मोशन। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि समय के साथ किसी चीज की जगह बदल गई। लेकिन यहीं पर एक मजेदार ट्विस्ट है। गति कभी भी अकेली नहीं होती, ये हमेशा हमेशा सापेक्ष होती है। जरा सोच कर देखिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, अपनी सीट पर तो बिल्कुल स्थिर हैं, पर जो बाहर स्टेशन पर खड़ा है उसके लिए तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि हम सब जो अभी पृथ्वी पर स्थिर बैठे हैं ना, असल में स्पेस में सूरज के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। कमाल है ना? अक्सर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर फिजिक्स में यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क है। स्पीड बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, जैसे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। लेकिन वेलोसिटी बताती है कि वो चीज कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रही है। और यकीन मानिए, दिशा का ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वेलोसिटी बदलने लगती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की, जो हमें हमारे पहले सवाल का जवाब देगा। ये कॉन्सेप्ट है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेशन। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? कार का एक्सेलरेटर दबाना, स्पीड बढ़ाना, है ना? पर फिजिक्स में ये कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है। त्वरण का सीधा सा मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव। तो ये बदलाव, ये त्वरण 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, स्पीड बढ़ाना, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा, स्पीड कम करना, हाँ, ब्रेक लगाना भी एक तरह का त्वरण ही है, बस नेगेटिव। और तीसरा, और ये सबसे दिलचस्प है, सिर्फ दिशा बदलना। इसको ऐसे समझिए, आप एक गोल चक्कर पर गाड़ी चला रहे हैं। मान लीजिए स्पीडोमीटर 60 पर ही अटका हुआ है, बिल्कुल नहीं बदल रहा। लेकिन आपकी दिशा तो हर पल बदल रही है ना? और क्योंकि दिशा बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल रही है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप लगातार एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आपका स्टीयरिंग व्हील भी एक तरह से एक एक्सेलरेटर ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास वेलोसिटी है, त्वरण है और समय है। अब सवाल यह है कि इन सब को एक साथ जोड़कर हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई चीज कहां, कब और कितनी तेजी से पहुंचेगी। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है गति के 3 जबरदस्त समीकरणों की। और ये सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं, ये एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें किसी भी चलती हुई चीज का भविष्य बताने की ताकत देते हैं। तो चलिए पहले समीकरण को देखते हैं। ये हमें किसी भी चीज की फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग पता करने में मदद करता है। ये समीकरण बहुत कमाल का है। ये कहता है कि अगर आपको पता है कि कोई चीज शुरू में कितनी तेजी से चल रही थी, वो कितना एक्सेलरेट कर रही है और कितने समय के लिए कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। चलिए इस ट्रेन वाले उदाहरण से समझते हैं। तो बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डाला और जवाब आया 50 मीटर प्रति सेकंड। देखा, 10 सेकंड बाद वो ट्रेन इस रफ्तार से चल रही होगी। यही है फिजिक्स की भविष्यवाणी करने की ताकत। अब आते हैं दूसरे समीकरण पर। ये हमें दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट पता लगाने में मदद करता है। मतलब कोई चीज अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर चली गई है। एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हाथ से फोन छूट गया। जब वो छूटा तो उसकी शुरुआती स्पीड क्या थी? 0। और उस पर कौन सा त्वरण काम कर रहा है? धरती का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो सवाल यह है कि सिर्फ 1 सेकंड में वो फोन कितना नीचे गिरेगा? कोई अंदाजा है? यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका देगा। लगभग 4.9 मीटर, मतलब करीब 16 फीट। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड में। यह है हमारी रोज की जिंदगी में छिपी हुई फिजिक्स। तो चलिए, अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो वापस चलते हैं हमारे उस पहले सवाल पर, जहां से सारी बातचीत शुरू हुई थी, कि आखिर कार को रुकने के लिए असल में कितनी दूरी चाहिए।
और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास है तीसरा और आखिरी समीकरण। इसकी खास बात यह है कि इसमें हमें समय की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सीधे सीधे स्पीड, एक्सीलरेशन और दूरी को जोड़ता है। तो चलिए हिसाब लगाया जाए। मान लीजिए गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जो कि लगभग 16.7 मीटर प्रति सेकंड है। ये हुई शुरुआती स्पीड। फाइनल स्पीड क्या होगी? 0, क्योंकि गाड़ी को रुकना है। और ब्रेक लगाने पर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो हम मान लेते हैं -7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जब हम इन सब नंबर्स को समीकरण में डालते हैं तो जवाब आता है लगभग 20 मीटर, यानी करीब 65 फीट। जरा सोचिए, सिर्फ 60 की स्पीड पर एक अच्छी कार को भी पूरी तरह रुकने के लिए इतनी लंबी दूरी चाहिए होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। यही है इन समीकरणों की असली ताकत। ये हमें वो चीजें दिखाते हैं जिनका हम अक्सर अंदाजा भी नहीं लगा पाते। तो ये नियम सिर्फ किताबों या ब्लैकबोर्ड तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे यूनिवर्स को चलाने वाला कोड है। एक तरह से ये यूनिवर्स का यूजर मैनुअल है। जब इसरो कोई रॉकेट लॉन्च करता है ना, तो हर 1 इंच की कैलकुलेशन इन्हीं समीकरणों पर टिकी होती है। जब कोई क्रिकेटर हवा में उड़ी बॉल को लपकने के लिए दौड़ता है, तो उसका दिमाग असल में बिना किसी कैलकुलेटर के इन्हीं समीकरणों को सॉल्व कर रहा होता है। अरे छोड़िए, जब गूगल मैप्स आपको बताता है कि आप 20 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो वो भी तो आपकी औसत वेलोसिटी और ट्रैफिक के हिसाब से यही सब कैलकुलेट कर रहा है। तो देखा आपने, गति, वेग और त्वरण ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये वो भाषा है जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड लिखा गया है। और गति के ये 3 समीकरण ये उस भाषा को समझने की चाबी हैं। हमने गति की भविष्यवाणी करना तो सीख लिया है, पर आज जब हम बुलेट ट्रेन से हाइपर लूप तक और भी ज्यादा और भी तेज रफ्तार के पीछे भाग रहे हैं, तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है। रफ्तार की ये दीवानगी हमें कहाँ ले जा रही है, और क्या हम हमेशा कंट्रोल में रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।